तो हम पढ़ रहे हैं अपना डेली लाइफ से जुड़ा बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि सेल्स को जोड़ा कैसे जाता है। सेल जो अक्सर हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे आपने कल ही बताया था, हमने रिमोट वगैरह में उसमें यूज़ किए जाते हैं 2 या 3 सेल, ताकि हमारे सेल्स की ओवरऑल वैल्यू कई बार हमको बढ़ानी होती है, कई बार कुछ और रिजल्ट उससे लेने होते हैं। तो कल हमने देखा था कि सीरीज में अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल ईएमएफ कैश कितना हमें मिल सकता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस यानी इटरेशन से कितनी हो जाएगी अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेल को सीरीज में जोड़ दिया जाए। तो अब एक और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। देखो वैसे इसका प्रैक्टिकल यूज़ ज़्यादा नहीं है, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकली हम ज़्यादातर पैरेलल में जोड़ते नहीं है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। सेल का हम कॉम्बिनेशन तभी यूज़ करते हैं उसकी ज़्यादा वैल्यू चाहिए होती है। तो पैरेलल में वोल्टेज कभी बढ़ती नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं मिलती, ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ का नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं और ये स्किल्स के रूप में, ट्रिक्स के रूप में यूज़ हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चनों में। तो मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। एक एडवांस जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है कुछ 2 साल पहले, उसमें यूज़ करके दिखाऊंगा आपको कैसे इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं कि सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है। मतलब पूछने के लिए हमसे पूछ सकते हो कि कैसे ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो। ठीक, अच्छा, और बोर्ड की अगर बात की जाए तो इस टॉपिक से या सीरीज वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आने के आसार, न्यूमेरिकल आने के आसार बहुत कम रहते हैं। मतलब सेल के कॉम्बिनेशन से ज़्यादातर केसेस में या तो वो एंड रिजल्ट पूछें, ज़्यादातर पैरेलल की डेरिवेशन तक आ सकती है, भी डेरिवेशन निकाल दो बस। यूज़ इसका अभी तक नहीं आया है, बोर्ड में नहीं आया है, कभी भी रेयरली कभी शायद पूछा गया हो, पर जब तक मैंने देखा तब तक तो इसका कोई क्वेश्चन आया नहीं है कि न्यूमेरिकल कभी पूछ लिया गया सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, ज़्यादा बस डेरिवेशन थोड़ा बहुत हद तक। तो अभी देखते हैं कि ओवरऑल क्या है, क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैंने 2 सेल लिए हैं, 2 सेल का कॉम्बिनेशन ऐसा लगाया, मतलब ऊपर एक सेल लिया हुआ है, उसकी वोल्ट ईएमएफ है E1 और उसकी रेजिस्टेंस है R1। एक नीचे हमारे पास सेल है, उसकी ईएमएफ है E2 और उसकी रेजिस्टेंस है R2। यानी एक 2 सेल है हमारे पास, E1 E2। ईएमएफ आपको पहले बताया था क्या होता है ईएमएफ वोल्टेज रिलेशन क्या होता है। ईएमएफ वो वोल्टेज होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो हमको तब मिलता है अगर वो सेल काम ना कर रहा हो। सेल काम करेगा फिर हमको वोल्टेज उससे कुछ कम मिलेगा। ठीक, तब जब सेल काम करेगा। एक और होता है सेल की चार्जिंग भी होती है, तो वाला केस आएगा। तो भी देखो सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इसने अपना करंट निकाला I1, इसने अपना करंट निकाला I2। ओवरऑल दोनों करंट जुड़ गए और इधर करंट निकल गया। अब एक तो हमको किरचॉफ जो लॉज हैं वो हर जगह लगते हैं, तो यहाँ भी वैलिड है। तो जंक्शन लॉ पे अगर हम लगाते हैं यहाँ पे, तो टोटल करंट जो आ रहा है वो I1 प्लस I2 हुआ, और वो किसके इक्वल हो गया, नेट करंट के इक्वल हो गया। तो ये तो हमारा सिंपल किरचॉफ लॉ हमने यहाँ से यहाँ लगाया। अब अगर हम वैसे देखें, मैं यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखता हूँ तो कितना बनेगा, E1 माइनस I1 R1। कल ही प्रूव किया था हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अक्रॉस कुछ कम मिलता है, ड्रॉप हो जाता है, तो ये वो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है। E1 माइनस I1 R1 वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस सेल की वजह से इन 2 टर्मिनल के अक्रॉस आ रहा है। ठीक, ऐसे ही E2 माइनस I2 R2 वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इन दोनों के क्रॉस आ रहा है, इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस आ रहा है इस सेल की वजह से। और क्योंकि ये पैरेलल में अटैच हैं तो इनका ओवरऑल वोल्टेज सेम बनना चाहिए, तो इनका ओवरऑल वोल्टेज बन गया सेम। क्लियर, तो इस वजह से उसको मैंने लिख दिया, इक्वेशन को लिख दिया। अब जो इक्विवेलेंट हमारा होता वो अकेला होता, एक ही इक्विवेलेंट का सेल, उसकी रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट रही होती और वो भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस देता जितना ये दोनों मिलके दे रहे हैं। तो मैंने उसके लिए इक्वेशन लिख दी कि V इक्विवेलेंट हमारा होता E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, यानी कि उसमें से टोटल करंट इन दोनों के सम के बराबर निकलता, उसकी रेजिस्टेंस इन दोनों के इक्विवेलेंट के बराबर होती और उसकी ईएमएफ भी इन दोनों के इक्विवेलेंट के बराबर होती। तो अब मैंने क्या किया, इसमें फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करने की कोशिश की और उसके लिए मुझे I1 I2 I की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मुझे I1 की वैल्यू मिल सकती है, मैं एक के लिए करके दिखाया है। तो ये कितना बनेगा, अगर मैं इसको उधर ले आता हूँ, इसको यहाँ ले आऊँगा, तो E1 माइनस V बन जाएगा अपॉन R1। ये बन गया हमारे I1 की वैल्यू। अब I1 की वैल्यू निकाली, ठीक इसी तरीके से I2 की वैल्यू भी आ जाएगी और ठीक उसी तरीके से थर्ड इक्वेशन में से, हमारी इस इक्वेशन में से I की वैल्यू भी आ जाएगी, नेट करंट की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर इन तीनों की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया जाए तो I1 की जगह पे E1 माइनस V अपॉन R1, ठीक ऐसे ही I2 की जगह पे E2 माइनस V अपॉन R2, और इसी तरीके से हमारा नेट बनता E इक्वलेंट माइनस V अपॉन R इक्वलेंट। ये I की वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट किया, ठीक जैसे हम नॉर्मल सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस का सोल्व करते हैं, तो वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है, बस उसमें आगे बढ़ रहे हैं। डेरिवेशन देखो बोर्ड के लिए थोड़ा बहुत चांसेस हैं, 20% आंसर बोर्ड में आ सकता है, मतलब 5 सालों में से 1 साल के आने के आसार हैं। तो अगर आप इसको नहीं भी याद होती कोई दिक्कत नहीं, बस रिजल्ट याद रख लेना। तो इसमें देखो रिजल्ट क्या बना है फिर हमारे पास, मैंने अब इनको अलग अलग किया, सेपरेट किया। E वाली टर्म्स को अलग लिया, मतलब E1 अपॉन R1 और E2 अपॉन R2 इनको अलग कर दिया और V वाली टर्म को अलग कर दिया।
ठीक, उसमें से एडजस्ट किया, ऐसी वो उधर वाली टर्म को मैंने एक अलग अलग कर दिया। और कंपेयर करने पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करूं तो मुझे ये मिला कि ये वाली टर्म इस टर्म के बराबर होना चाहिए। तो कंपेयर करने पे हमको मिला कि E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। क्लियर। और इधर वाली टर्म को कंपेयर करने पे मुझे मिला V वाली टर्म को कि इसके साथ तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 है, उसके साथ 1 अपॉन R इक्वलेंट है। तो वहां से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो बन रहा है कि 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्वलेंट। तो इधर से हमको दो इक्वेशनें मिली हैं। इन इक्वेशन से हम ओवरऑल इक्वलेंट EMF भी निकाल सकते हैं और इक्वलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो पैरेलल में जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आई है वो तो नॉर्मल बनी है जैसा हमारे नॉर्मल पैरेलल में बनती है, बस EMF के जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग आया है। ठीक, ये रिजल्ट याद रख लेना। तो सीरीज में हमें याद है क्या किया था हमने, E1 E2 EMF सब जुड़ जाएंगे, R सिंपल ऐड हो जाएगी। पैरेलल में क्या हो रहा है, हर एक सेल की EMF डिवाइड बाय उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस हर एक सेल की EMF डिवाइड बाय उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसा करते करते सबको जोड़ दो, किसके इक्वल बनेगा, E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट। ठीक, एक एग्जांपल मैंने लिया, उसको करके देखा कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं हम। तो बस इसका स्किल, कंपटीशन के लिए स्किल और ये फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए। ये याद रह जाए तो बहुत बढ़िया है। और बाकी देखो, पहले भी कहा था कि सीखोगे तो आप प्रैक्टिस से ही, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन जितना आप ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अभी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, देखो क्या बना है। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें मैंने 3 सेल जोड़े हैं पैरेलल में और उनके ओवरऑल मैंने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ी है 2 ओम की। तो एक 1 वोल्ट का सेल है और 1 ओम उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अगर ये ऐसे लिखा गया तो इसका मतलब 1 क्या हुआ, उसका EMF हुआ। कल भी बताया था आपको, अगर इसको अलग करके लिखते हैं फिर ये EMF होता है, अगर अलग करके नहीं लिखते हैं, ऐसा आम तौर पे क्वेश्चन में आपने देखा होगा, आमतौर पे सिंपल एक बैटरी लगी होती थी, उसके आसपास कोई और रेजिस्टेंस नहीं होती, सर्किट में कहीं और होती थी, दूसरी रेजिस्टेंस होती थी, तो उस केस में वो चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये EMF है। तो EMF बना। अच्छा, और वैसे भी जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि क्योंकि स्मॉल r छोटी होती है तो कई केस में या छोटी क्लासों में हम इग्नोर भी कर देते हैं, 10th तक हम उसको इग्नोर करके चलते हैं कि लेते ही नहीं है EMF को वोल्टेज ही मान के सोल्व कर देते हैं। तो 1 वोल्ट ये बना हमारे पास। अब मैंने फॉर्मूला लगाया, पहले तो मैंने R इक्वलेंट निकाली, 1 अपॉन R इक्वलेंट कितना बनेगा, क्योंकि देखो अच्छा ये सेल उल्टा जुड़ा हुआ है, आपने ध्यान से अगर देखा हो, इसकी पोलैरिटी मैंने रिवर्स कर रखी है ताकि आपको एक साथ 2-3 बातें बताने के लिए मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया है। तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 वाले फॉर्मूले से मेरे को मिला कि R इक्वलेंट 1/3 आएगा। R इक्वलेंट मिल गया। अब हमको पता है इस फॉर्मूले से कि E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 और E3 अपॉन R3 आएगा। लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी पोलैरिटी रिवर्स है, तो इसको मैंने माइनस लिया, ठीक, अपॉन 1। तो ये कट जाएगा, ये कितना बनेगा 1। तो E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट कितना आ गया 1। तो E इक्वलेंट कितना आ जाएगा, R इक्वलेंट के बराबर, और R इक्वलेंट कितना था 1/3, यानी E इक्वलेंट कितना बन गया 1/3 वोल्ट। यानी अगर सेल को इस तरीके से लगाया जाएगा तो वो 1/3 वोल्ट के बराबर होंगे और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगी 1/3 ओम। अब इसके साथ पैरेलल में 2 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई थी। क्वेश्चन ये था कि इसमें से कितना करंट पास करेगा। ओवरऑल क्वेश्चन ये अगर पूछा जाए कितना करंट पास करेगा, देखो वहाँ वो बताएंगे नहीं कि आपको किरचॉफ लॉ यूज़ करना, सीरीज पैरेलल यूज़ करना है कि नहीं करना है। कई बार तो दिखता भी नहीं है कि सीरीज पैरेलल इसमें है, तो हमको अपना दिमाग लगाना होता है, वही प्रैक्टिस से निकलेगा, पता चलेगा आपको कि कब काम कर जाता है कब नहीं। और नहीं तो सिंपल तरीका आपके पास होता है, आप इसमें किरचॉफ लॉ लगा दो, वो भी करके दिखाऊंगा मैं, किरचॉफ लॉ भी लगा के दिखाएंगे इसमें किस तरीके से काम हो सकता है। चलो छोड़े, वो खुद ट्राई कर लेना, नहीं तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो अभी मैं नहीं करके दिखा सकता क्योंकि इसमें 3 ही क्वेश्चन बनेंगे, पहले मुझे लगा शायद 1 बनेगी, खैर कोई बात नहीं, करते हैं। तो इसमें क्या बना, अभी ये हमारा बन गया 1 इक्वलेंट और ये 2 ओम बन गया। इसकी वैल्यू मैंने ये जो इक्वलेंट EMF है या इक्वलेंट सेल है वो मैंने यहाँ प्लॉट किया। 1/3 की उसकी वोल्टेज है, 1/3 ओम उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी बनेगी, R प्लस कैपिटल R। कल फॉर्मूला निकाला भी था, अगर एक सेल लगा हो तो उसमें से करंट कितना निकलता है, E इक्वलेंट अपॉन R प्लस कैपिटल R। उसको लगाया तो आंसर आ रहा है हमारा 1/7 एम्पेयर। ये इसको यूज कैसे करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को। कल सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं करता हूं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से यूज किया जाता है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और इनका मेन पर्पज ये है कि मैं आपको स्किल सिखा सकूं किस तरीके से आपको हैंडल करना, ज़्यादा कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग रहती है तो। ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस का 2015 का, और मैंने पहले भी कहा कि वो 2015-16 वो 2 साल ऐसे थे जिसमें क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछे गए थे जेईई मेंस में। ये वैसे मेरे पास आया था डाउट के रूप में, तो उसको मैंने उठाया। आपकी बुक का डीसी पांडे किताब का बुक क्वेश्चन है ये। तो देखो क्या होता है, वैसे तो क्वेश्चन किरचॉफ लॉ से सॉल्व हो सकते हैं, क्वेश्चन किरचॉफ लॉ से ही मेनली उस टाइम बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे।
लेकिन अगर आप किरचॉफ लॉ यूज़ करते हो तो वो एक बहुत ही लंबा मेथड होता है, आपको 2-3 इक्वेशनें बनानी होती है, फिर उसको सोल्व करनी होती है। तो जहाँ तक हो सके किरचॉफ लॉ से जितना बच सकते हो बचो। प्रैक्टिस इतनी कर लो कि आपको उस चीज़ें उसके अलावा नजर आ जाए या सीरीज पहले कुछ और चीज़ दिख जाए, वो ज़्यादा बढ़िया है। अभी देखो क्या है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन था, एक 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी हुई थी, एक 3 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई थी, एक 9 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी हुई थी, एक 2 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ थी, एक 3 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ थी, और सवाल ये था कि 1 ओम में से हमारा करंट कितना निकलेगा वो निकालो। 1 ओम रजिस्टर जो यहाँ पे अटैच था उसमें से करंट कितना जाएगा वो पता करना था। इसमें कुछ नहीं कहा गया 3 ओम 2 ओम क्या है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं है, ऐसा कुछ बोला नहीं गया उस सेल के बारे में। सिंपल यहाँ 9 वोल्ट लिखा हुआ था, यहाँ 2 या 5 ऐसे 3 तरीके से लिखा हुआ था। ठीक, जैसा क्वेश्चन आपको बताया सिर्फ उतना ही क्वेश्चन था, बताना था आपको 1 ओम में से कितना रजिस्टर कितना करंट फ्लो करता है 1 ओम में से। ठीक है, देखो अब अगर आप किरचॉफ लॉ से गए, इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई कर तो लग जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे, और उसके 10 मिनट में अगर आप आंसर निकालते हो तो फिर आपने बहुत कुछ खो दिया है उसमें, आप कभी ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। ट्रिक देखो इसी क्या है, अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको कुछ चीज़ नज़र आएगी कि इन दोनों सेल को हम इस चीज़ के अक्रॉस पैरेलल मान सकते हैं अगर ये 3 ओम को इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मान ली जाए। तो अगर ये 3 ओम इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मान ली जाए और इस 2 को और 3 को इकट्ठा करके जो 5 ओम बनेगी, सीरीज में आपको कहा था कि आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो सीरीज में। तो ये देखो यहाँ पे 2 ओम 9 ओम और 3 ओम सीरीज नज़र आ रहा है, तो सीरीज में तीनों हैं, तो इन तीनों को आगे पीछे प्लॉट कर सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन में इस 9 ओम को यहाँ खिसका सकते हो, 9 ओम को यहाँ ला सकते, 9 वोल्ट को यहाँ ला सकते हो, और जो हमारी 2 ओम की ऊपर रेजिस्टेंस थी उसको यहाँ प्लॉट कर सकते हो। इससे सर्किट के मतलब में कोई चेंज नहीं आएगा। सीरीज में आप इस तरह के चेंजेस कर सकते हो। अब ये दोनों जुड़ गए, सीरीज में साफ दिख रहे हैं, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब उन्होंने कहा नहीं कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये नहीं कहा, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी होती या होती भी तो क्या फ़र्क पड़ जाना था, छपती तो फिर भी ऐसे ही ना, कैलकुलेशन तो फिर भी यही होनी चाहिए थी। वो कौन सा हमने सीधा लिख दिया है, वहाँ भी तो किरचॉफ लॉ लगाया है। तो हमको पता है कि अगर ये इसको ई मान लिया जाए और इसको आर मान लिया जाए तो फॉर्मूला, और ऐसी इसको ई मान लिया इसको आर मान लिया जाए, इकट्ठा दोनों को इकट्ठा, क्योंकि ये यहाँ पे जाकर के पूरा कंबाइंड अटैच होगा उसके साथ में। यानी अगर इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको मैंने मान लिया 5 ओम, तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अभी किसी ने नहीं कहा कि ये उसका स्मॉल आर है, पर आप मान भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमने जो डेरिवेशन की हुई है वो किरचॉफ लॉ यूज़ करके ही की हुई है। तो वो चीज़ मतलब उसका वही बनेगा, यानी कैलकुलेशन करने के बाद बात वही बनेगी। वो क्या था कि E इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट प्लस E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इज इक्वल टू E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट। ऐसा करके आप इन दोनों सेल को एक पैरेलल कॉम्बिनेशन मान सकते हो और रिड्यूस करके सिंगल सेल बन जाएगा। यहाँ परेशानी यही है ना कि 2 सेल लगे हुए हैं सीरीज पैरेलल, बाकी ओवरऑल सर्किट का नज़र नहीं आ रहा है। अगर ये यहाँ पे ना होता, इसकी जगह पे कोई रेजिस्टेंस होती तो आसान हो गया था ना, फिर तो ये फिर यहाँ से सीरीज पैरेलल दिख जाता। अभी क्यों नहीं दिख पा रहा है रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल, क्योंकि वहाँ 2 सेल लगे हुए हैं, उसमें मतलब रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा, लेकिन हमको दिख रहा है कि वो सेल का सीरीज पैरेलल हो सकता है, यानी सेल हमारे पैरेलल में अटैच है। तो मैं किरचॉफ लॉ लगाने के बजाय इसको मैंने सिंप्लीफाई किया और इसको प्लॉट किया यहाँ पर और यूज़ किया इसे एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की तरह। तो क्योंकि ये उल्टा लगा हुआ है तो -6/3 प्लस 9/5 इज इक्वल टू E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट, मैंने फॉर्मूला लिखा, माइनस को लिखा कि ये उल्टा लगा हुआ है। फिर इनकी इन दोनों की R इक्वलेंट निकाली, क्योंकि देखो इसके क्रॉस से निकालना है। अगर आप इसको ऐसे बना रहे हो तो ये इसको मैं तारों को यहाँ से हटा करके यहाँ भी बना दूँ, अगर ऐसे बना दिया जाए तो सर्किट में वैसा करने से भी कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि देखो तार तो इस 9 ओम की वहीं जुड़ती है ना, वायर्स ही तो हैं। आप कहाँ बनाओगे, ड्राइंग से थोड़ी कुछ फ़र्क पड़ता है, कनेक्शन से फ़र्क पड़ता है। तो कनेक्शन इसके अभी वही है, क्योंकि ये 9 वोल्ट की जो कनेक्शन अभी भी वहीं जाके जुड़ता है, एक ही तो वायर है, कनेक्टिंग वायर है उस पूरे पोटेंशियल से। मैं 5 ओम का पूरा एक ही कनेक्शन था, यहाँ पे कहीं भी लगा दो, अब इसमें से बात वही रहने वाली है। तो अब आपको शायद थोड़ा साफ दिख रहा हो कि ये सेल का सीरीज पैरेलल बन सकता है। तो मैंने वो लगाया, E इक्वलेंट निकाला, इन R इक्वलेंट निकाला इन दोनों के बीच का, वो आ रहा है 15/8। उसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आया E इक्वलेंट -3/8। माइनस का क्या मतलब है बताऊंगा, ठीक, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी बतानी थी। आंसर तो 2 थे, उसके मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड के साथ 2 आंसर थे डायरेक्शन के साथ। तो फिर हमने I पता किया, वो होता है E इक्वलेंट अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। स्मॉल r हमारा यही था, जो स्मॉल r ये था जो हमने दोनों को सोल्व करके निकाला, और कैपिटल R को मैंने 1 ओम मान लिया, ठीक, कैपिटल R को 1 ओम मान लिया और उसको सोल्व कर दिया, और ये हमारा आंसर आ रहा है -0.13 एम्पेयर।
ठीक, तो ऐसा कुछ कहा नहीं उन्होंने कि सीरीज़ का पैरेलल कॉम्बिनेशन या सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो सिर्फ हमको दिखा और हमने थोड़ा प्रैक्टिस अगर ज़्यादा की होगी तो ये नज़र आ जाएगा, फिर आप उसको 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आप किरचॉफ लॉ लगाते और आपसे कम से कम 10 मिनट तो लग जाता। ठीक, अब माइनस से क्या मतलब है? माइनस का मतलब है कि जिसे आप पॉजिटिव कह रहे हो बात उससे उल्टी है। आप पॉजिटिव किसको कह रहे हो? आप इस सेल को पॉजिटिव कह रहे हो, यानी कि 9 वाले को आपने पॉजिटिव माना ना, तो आपने कहा कि 9 वाले की चलेगी। अगर 9 वाला चलाता अपनी तो क्या करता? तो 9 वाला करंट तो यूँ निकालता। अगर 9 वाला अपनी चलाता तो 9 वाला करंट यूँ निकालता ना, तो 9 से करंट यूँ निकलता और इसमें से कहा जाता ऊपर से नीचे, यानी कि 9 वाला अगर अपनी चलाता तो वो P टू Q करंट भेजता। लेकिन हमको पता चला कि आंसर तो माइनस आ गया, यानी कि 9 वाले की तो चली नहीं, चली किसकी? 6 वाले की चली। अगर 6 वाले की चलती तो 6 वाला क्या करता? करंट को यूं भेजता, अपने पॉजिटिव से भेजता। देखो इसमें एक की चार्जिंग हो रही है, उल्टा हो रहा है। तो 6 वोल्ट में क्या होता है, एक मतलब उल्टा भेज देता उसको वो, और वो करंट यहाँ से आता है Q टू P। यानी माइनस का ये मतलब है कि इसमें जिसे हम पॉजिटिव कह रहे हैं उसकी बात नहीं मानी जा रही है, नेगेटिव वाले की बात मानी जा रही है, कि दोनों अपनी अपनी कोशिशें कर रहे थे दोनों सेल। ये कहता है करंट यहाँ से भेजूंगा, ये कहता है करंट वापस भेजूंगा। तो चली किसकी? इसकी चली। देखो छोटा होते हुए भी चली, क्योंकि वहाँ पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रोल प्ले कर गया, और आंसर आया हमारा Q टू P। डायरेक्शन होगी उसकी 0.13 एम्पेयर फ्रॉम Q टू P। तो ये आपको इसलिए सिखाया कि जो किरचॉफ लॉ पे जितना हो सके उससे बचना है। एंड में और कोई और रास्ता नहीं मिल रहा है तभी उसको लगाना है, अगर कोई रास्ता मिल जाए तो बढ़िया। हाँ, प्रैक्टिस कर लो, अभी लगा सकते हो, 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपको ये हो जाए कि जहाँ मजबूरी हो तो किरचॉफ लॉ वहाँ पे लगाया जा सके। क्योंकि अगर आपको टाइम बहुत बचा हुआ है और सारे क्वेश्चन हो गए हैं, फिर कोई क्वेश्चन अटका हुआ है किरचॉफ लॉ पे ही हो रहा है, फिर तो वहाँ लगा ही सकते हो। ठीक है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटैम्प्ट करने हैं तो उसके लिए आपको काम आ जाएगा। ठीक, तो वही क्वेश्चन था जेईई मेंस का 2015 का था। ये एक और क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, उन्होंने कहा हुआ है कि पोटेंशियल, अच्छा एक पहले क्वेश्चन बताता हूँ क्या है। 10 ओम की यहाँ पे रेजिस्टेंस है और 5 वोल्ट का बैटरी लगी हुई है, और ये ऐसा नहीं था, ये मैंने बनाया बाद में। तो एक 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी हुई है और एक x ओम की रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है। क्वेश्चन में ये दिया गया कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में 4 वोल्ट का हो, VAB अगर 4 वोल्ट का हो, तो उन्होंने VAB लिखा, वही उनका गलत है, क्योंकि VAB नहीं है, वो VBA 4 वोल्ट होगा, क्योंकि हाई वोल्ट पे B होगा, A लो वोल्टेज पे होगा, यहाँ A हाई वोल्टेज पे नहीं हो सकता। तो वो या तो ये कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो फिर हम अपने आप मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने लिख के दिया VAB तो वो गलत है, वो दरअसल वहाँ पे VBA आएगा, वो 4 वोल्ट है। आपको पता ये करना है कि भाई X की क्या वैल्यू होगी, यानी इस X की नॉन रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का बन जाए, उसके लिए। तो फिर से आप किरचॉफ लूप लो लगाओ, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको दिखे, चीज़ें नजर आएँ तो बहुत बढ़िया है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये उसके बगैर सोल्व होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, ये अकेला 5 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब यहाँ पर 1 वोल्ट का ड्रॉप आया होगा, तभी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट बनेगा, क्योंकि दोनों तो पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ऊपर भी पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का होना चाहिए, नीचे भी 4 वोल्ट का होना चाहिए। तो ऊपर 5 वोल्ट की तो अकेले वो बैटरी लगी हुई है, अगर वो 5 वोल्ट की अकेली बैटरी है तो 1 वोल्ट कहीं ड्रॉप हो जाए तो बनेगा हमारा 4 वोल्ट। इसका मतलब इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ? 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ। इसके क्रॉस अगर 1 वोल्ट ड्रॉप होगा तो इसका करंट कितना आना चाहिए? तो करंट मान लेते हैं हम कि I करंट रहा होगा, ठीक, I करंट रहा होगा इसमें से। अच्छा, इसमें ड्रॉप तब होता है अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले लाइट। अच्छा, छोटी सी बात, 2-3 बातें और वो रह गई थी पहले, रहने की मतलब अलग ट्रिक है। 2 चीज़ होती है, तो बैटरी की चार्जिंग, एक होती है बैटरी की डिस्चार्जिंग। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वो करंट निकलता है, ये E हो गया, ये I इसमें से करंट जा रहा है, और ये R हो गया। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकलता है तो बैटरी की डिस्चार्जिंग होती है, और जब बैटरी की डिस्चार्जिंग होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस I इंटू R बनता है। ये हमने कल देखा था कि बैटरी की डिस्चार्जिंग हो रही थी। एक होता है बैटरी की चार्जिंग। बैटरी की चार्जिंग हो सकती है अगर उसके अक्रॉस कोई और स्ट्रॉन्ग वोल्टेज की बैटरी लगा दी जाए, तो उससे बड़ी वोल्टेज की बैटरी अगर लगा दी जाती है तो बैटरी की चार्जिंग भी हो जाती है। जैसे नॉर्मल हमारे इन्वर्टर की चार्जिंग होती है, जब वो बैटरी हमारी डिस्चार्ज होती है तभी चार्जिंग होती है, क्योंकि उसका वोल्टेज घट जाता है, फिर बाहर से वोल्टेज करंट आता है, वो उसको
ज़बरदस्ती करंट उल्टी तरफ भेजता है, यानी कि उसके पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट को घुसाता है, तो उस केस में बैटरी की चार्जिंग हो रही होती है, बैटरी चार्ज हो रही होती है। जब बैटरी चार्ज हो रही होती है करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। अगर आप किरचॉफ लॉ अब लगाओ, ये E बन गया, ये R बन गया, तो यहाँ से यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है कितने का, E का। आगे भी तो ड्रॉप ही हो रहा है क्योंकि हम करंट के लॉन्ग ही जा रहे हैं, तो इसलिए कितना बन जाएगा, I इंटू आर इज इक्वल टू बनता है V। कुछ समझ में आया? ये किसके केस में, चार्जिंग के केस में है। ऊपर कौन सा केस था, डिस्चार्जिंग वाला केस था। पता कैसे चलता है, ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का शायद 8th क्वेश्चन है, उसको चेक करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो। बैटरी की जब चार्जिंग होती है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट एंटर करता है, और बैटरी की जब डिस्चार्जिंग होती है तो बैटरी के पॉजिटिव में से करंट निकलता है। जब डिस्चार्जिंग होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस उसके ईएमएफ से कम बनता है और वैल्यू होती है E माइनस आई इंटू आर। जब बैटरी की चार्जिंग होती है तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फालतू बनता है, ज़्यादा बनता है, और वो होता है E प्लस आई इंटू आर। देखो, क्योंकि इस बार क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही है, यानी बैटरी खुद काम नहीं कर रही है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी उसके ऊपर काम कर रही है, यानी बैटरी में से कोई वोल्टेज भी बाहर वाली एजेंसी दे रही है और उसके अंदर वो चार्ज भी वो बाहर वाली एजेंसी दे रही है। इसको दोगुना काम करना पड़ गया है, तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा लगता है उसको चार्ज करने में। वो कितना बन जाता है, E प्लस आई इंटू आर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये था चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में। तो यहाँ पर अगर हमको वोल्टेज घटना है तो बैटरी की डिस्चार्जिंग होनी चाहिए। डिस्चार्जिंग का मतलब है करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलना चाहिए, यहाँ से करंट निकलना चाहिए। तो करंट यहाँ से निकलेगा, अब कितना निकलेगा, 10 इंटू आई। ये कितना बनना चाहिए हमारा, 1 वोल्ट। आई कितना है, 1/10 वोल्ट। तो 1/10 वोल्ट यानी 1/10 एम्पेयर, 1/10 एम्पेयर करंट चला है इस बैटरी से। और क्योंकि ये टर्मिनल कहीं अटैच नहीं है, खुले हैं, जुड़े हुए नहीं है, सर्किट इनकम्प्लीट है, तो ये करंट जब यहाँ आएगा तो ये इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, कि वो आगे कहीं जुड़ा हुआ होता वो तो जाता। अब वो कहीं अटैच तो है नहीं, तो करंट को कहाँ जाना पड़ेगा, सारा करंट कहाँ घुस जाएगा, नीचे। पॉइंट समझ में आया? सर्किट अगर कंप्लीट हो जाता, फिर यहाँ जंक्शन हो जाता, करंट अलग जाता। अब जंक्शन है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, इसीलिए करंट इस रास्ते पे गया ही नहीं, सारा करंट कहाँ गया, नीचे। यानी कि इस लूप में करंट चल रहा है, कितना चल रहा है, 1/10 एम्पेयर का करंट चल रहा है। इस लूप में करंट चल रहा है 1/10 एम्पेयर का, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ठीक। और उसके अलावा क्या हुआ कि अब देखो, इसके करंट अगर यूँ आएगा तो इसके तो पॉजिटिव में घुसेगा, यानी नीचे वाली बैटरी की तो चार्जिंग होगी। अगर नीचे वाली बैटरी की चार्जिंग होगी तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस तो E प्लस आई इंटू आर बनेगा। अब E यानी खुद का 2 वोल्ट तो पहले से है, टोटल चार्ज चाहिए, यानी I इंटू आर को कितना होना पड़ेगा, 2 वोल्ट होना पड़ेगा। तो ये मैंने वैसे लूप लगा दिया था, अगर आपको इस लूप से मैंने मतलब यहाँ से गया था, मैंने इसको 2 वोल्ट का राइज, फिर माइनस आई इंटू आर का राइज इक्वल टू ओवरऑल -4 वोल्ट, उसको उस तरीके से लूप लगा दिया था। तो उससे भी हमारा आंसर 20 हो हमारा। अगर आप लूप लो नहीं लगाना चाहते, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, अगर वो बात आपको समझ में आ जाए तो फिर ज़्यादा बढ़िया है। वो क्या कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कितना ड्रॉप होना चाहिए भाई, 2 वोल्ट का, सो राइज होना चाहिए, 2 का यहाँ पे 2 का यहाँ पे, तभी क्या बन जाएगा, 4, क्योंकि ये चार्जिंग हो रही है, ये कम नहीं हो रहा है। तो कितना बनेगा, I इंटू एक्स, आई इंटू एक्स कितना बनना चाहिए, 2 वोल्ट बनना चाहिए। x कितना बनेगा, 2/i, और i कितना है, 1/10, यानी 20 ओम बन गई हमारी रेजिस्टेंस। ये 20 ओम की होगी तो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट बनेगा। तो आपको पॉइंट समझ में आया किस तरीके से हम इसको हैंडल कर रहे हैं। हम बेसिक तरीकों पे जा ही नहीं रहे हैं, हम सिंपल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं अपना, मतलब हम जो उनके तरीके हैं, किरचॉफ लॉ लगाओ, पूरे में लूप लगाओ, ये करो, जंक्शन लॉ लगाओ, फलाना वाला, उसके पंगे में पढ़ ही नहीं रहे हैं। हम सीधा लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं, उससे आप इस चीज़ को ओरली सोल्व कर सकते हो, इस चीज़ को ओरली सोल्व कर सकते हो। आज आपको समझाया था, आज आपसे शायद ओरली ना हो तो आप किरचॉफ जैसे मैंने यहाँ पे लगाया वो लगा लेना, इसमें करंट मान लेना आई करंट मान करके यूँ पोटेंशियल ड्रॉप लगा दो, नेट को 0 कर दो, आपको AI मिल जाएगा। और एक ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट बन रहा है, ठीक। तो उसको आप किरचॉफ लॉ से सोल्व कर सकते हो। दूसरा जो तरीका मैं भी समझा रहा हूँ वो समझ लेना। देखो ये चीज़ क्या है, अब आपको लग सकता है कि अब न्यूमेरिकल करवाया गया और आपसे तो हुआ नहीं, तो आपको लग सकता है कि भाई डिप्रेशन आ जाए, लगेगा भाई क्वेश्चन तो हो नहीं रहे हैं, पता नहीं कैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप टाइम दोगे तब आप कर पाओगे। कल भी आपको समझाया था, आज फिर समझा रहा हूँ, आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे टाइम लगाओ तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।